नमस्ते, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सभी बच्चे एकदम बढ़िया हैं और एकदम मस्त हैं और एकदम ज़बरदस्त हैं और शानदार हैं। तो सभी प्यारे साथियों का मैं भावना भाटी स्वागत करती हूँ आपके प्यारे से परिवार रोज़गार विद अंकित में। तो सभी बच्चे आ जाएँगे और क्लास के साथ जुड़ जाएँगे और सभी बच्चे सोच रहे होंगे कि 2 दिन से कोई जानकारी नहीं है, मैडम कहाँ हैं, क्लास क्यों नहीं हो रही है? तो उसके लिए भी मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगी भई और आपको बता देना चाहती हूँ ये जो छुटकू महाराज हैं, जो मेरे साइड में आकर बैठ जाते हैं कभी-कभी, उनकी तबीयत खराब हो गई थी और वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, ठीक है? तो इसीलिए क्लास 2 दिन से मैं ले नहीं पा रही थी। पेट में दर्द और उल्टी की उसके वो प्रॉब्लम हो गई थी, तो इस वजह से वो एडमिट कराना पड़ा और छोटा है तो हॉस्पिटल में फिर मुझे ही उसके पास रुकना पड़ा, इसीलिए क्लास आपकी 2 दिन से नहीं हो पा रही थी। तो कल ही वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ है, तो आज आपकी क्लास समय से शुरू हो चुकी है। तो उसके लिए मैं थोड़ा-सा माफ़ी चाहूँगी और आप लोगों का सहयोग भी ज़रूर चाहूँगी, ठीक है? तो सभी प्यारे साथियों को नमस्कार एक बार फिर से और आप लोग भी अपना हाल-चाल बताते चलें। छोटे बच्चे गर्मी में परेशान हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। आप लोग सभी अपना ख़्याल रख रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ, ठीक है? तो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जय हिंद, जय भारत, ठीक है? बच्चे को नज़र लग गई है। अरे! ऐसा भी हो सकता है, चलो। तो कोई बात नहीं, वैसे आप लोग तो अपने हो, अपनों की नज़र नहीं लगती है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है? तो हाँ, अब उसकी तबीयत ठीक है, अभी वो सो रहा है, ठीक है? तो अभी तबीयत ठीक है, आराम है और बस बच्चे हैं, बच्चों का कुछ पता नहीं कब इन्फेक्शन हो जाता है, तो छोटे बच्चों का थोड़ा फिर ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है प्यारे बच्चे? चलो तो भई आ जाओ, कर लेते हैं क्लास को शुरू। हमारा पिछली क्लास में जो टॉपिक था डाइजेस्टिव सिस्टम जो था, वो शुरू हमने मतलब खत्म कर दिया था। लेकिन उसमें मैंने आपको छोटी आँत पढ़ा दी थी, बड़ी आँत अभी बचती थी। तो आइए भाई आप लोग बड़ी आंत से ही स्टार्ट करेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन से ही शुरू करेंगे आज की क्लास, ठीक है? तो भाई बड़ी आंत अभी बचा है और बड़ी आंत से क्या-क्या मेन पॉइंट है जो आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं, वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ, ठीक है? तो भाई जैसे हमने पढ़ा कि भाई छोटी आंत जो होती है उसकी लंबाई 6 से 6.5 मीटर होती है। कई-कई बुक में 7 मीटर भी दी हुई होती है। तो आपको वैसे ही याद रखना है कि जो बड़ी आंत है उसकी लंबाई कितनी होती है। तो सबसे पहला पॉइंट यही रहेगा कि बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है। बड़ी आंत की लेंथ कितनी होती है। तो आप लोग बताएंगे कि बड़ी आंत जो होती है ना, ये प्यारे बच्चे 1 से 1.5 मीटर लंबी होती है। 1 से 1.5 मीटर लंबाई होती है बड़ी आंत की। मैम छोटी आंत आपने ज्यादा लंबी बताई है और बड़ी आंत आप छोटी बता रहे हो और नाम इनके उल्टे उल्टे हैं, इसको कहते हैं बड़ी आंत और उसको कहते हैं छोटी आंत। तो प्यारे बच्चे इनको लंबाई के आधार पर छोटी आंत और बड़ी आंत नहीं कहते हैं, ठीक है? अभी तो तबीयत में काफी सुधार है बच्चे, तबीयत ठीक है, ठीक है? मेरा भी जवाब दे दो। हिमांशु वर्मा जी क्या पूछ रहे हो बेटा? अभी बच्चा ठीक है, काफी आराम है उसको, तो सब कुछ अभी सही है, ठीक है? समझ में आ गई बात? अब आ जाओ, अब हम लोग आगे बात करेंगे। अब आगे बात कर रहे हैं तो आप लोगों को मैंने बताया कि जो हमारी छोटी आंत है उसकी लंबाई ज्यादा होती है, जबकि जो बड़ी आंत है उसकी लंबाई कम होती है। तो मैम इनके नाम फिर उल्टे उल्टे क्यों हैं, छोटी आंत बड़ी आंत? तो प्यारे बच्चे नाम इसलिए इनके अलग अलग है क्योंकि इनको लंबाई के आधार पर नहीं, चौड़ाई के आधार पर छोटी आंत बड़ी आंत बोलते हैं। तो अगर आप छोटी आंत को देखोगे तो वो पतली नजर आएगी, नैरो नजर आएगी, पतली होती है। लेकिन बड़ी आंत चौड़ाई में ज्यादा होती है, तो बड़ी आंत चौड़ी होती है लेकिन लंबाई में छोटी। तो चौड़ाई के आधार पर इनको छोटी और बड़ी आंत कहा जाता है, ठीक है? समझ में आ गई बात? चल रहे हैं अब हम लोग आगे बात करेंगे। चलो अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो मैम बड़ी आंत के कितने पार्ट होते हैं? अब बात करते हैं तो बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं, ठीक है? बड़ी आंत भी कितने पार्ट्स में डिवाइड है प्यारे बच्चे? इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं बड़ी आंत के भी। जैसे मैंने 3 भाग छोटी आंत के बताए थे आपको, कौन कौन से थे भाई? सबसे पहला था ड्यूडेनम जिसको ग्रहणी कहते हैं, दूसरे नंबर पर था जेजुनम जिसको मध्य आंत कहते हैं और तीसरे नंबर पर था इलियम जिसको हम शेष आंत्र कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ तक हमने चीजें पढ़ ली थी। अभी मुझे आपको इलियम से संबंधित एक पॉइंट और बताना है जो मेरे दिमाग में आया कि मैंने आपको पिछली क्लास में नहीं बताया था। तो पहले इसको कर लो, फिर इलियम के बारे में एक और पॉइंट मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? चलिए, तो भाई बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग होता है सीकम, ठीक है? सबसे पहला भाग होता है सीकम। तो सीकम कौन सी आंत का भाग है आप बताओगे? बड़ी आंत का।
दूसरे नंबर पर होता है प्यारे बच्चों कोलन। दूसरे नंबर पर आता है कोलन। तो कोलन भी किसका भाग होता है? कोलन भी बड़ी आंत का भाग होता है। और तीसरे नंबर पर आता है रेक्टम। तो रेक्टम भी किसका भाग होता है? जिसको बोलते हैं मलाशय। तो ये रेक्टम जो होता है ये भी बड़ी आंत का ही अंतिम भाग होता है। तो आपकी जो बड़ी आंत होती है इसके भी 3 भाग हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। अच्छा मैम, सीकम के बारे में क्या पढ़ना है? तो सीकम से आपको याद रखना है कि आपकी जो छोटी आंत है वो बड़ी आंत से जब मिलेगी जाकर, भाई छोटी आंत में जो खाना है, अब खाना तो पचकर आपके खून में मिल गया, अब बचा अतिरिक्त वेस्ट, अपशिष्ट पदार्थ, वो आपकी बड़ी आंत में आ जाते हैं। तो छोटी आंत जब बड़ी आंत से जुड़ेगी तो जुड़ने वाली जगह का नाम बताओ। या छोटी आंत बड़ी आंत जब मिलती है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सीकम। तो आप लोग बताओगे छोटी आंत और बड़ी आंत, छोटी आंत और बड़ी आंत, छोटी आंत व बड़ी आंत, ठीक है, को मिलाने वाला बिंदु, ठीक है, को मिलाने वाला बिंदु। जो छोटी आंत होती है और बड़ी आंत होती है वो किस बिंदु पर जाकर मिलती है? तो आप बताओगे सीकम पर मिलती है। तो सीकम को आप लोग लिख सकते हो जंक्शन ऑफ, जंक्शन ऑफ स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन। तो छोटी आंत और बड़ी आंत का जंक्शन होता है ये, ठीक है। छोटी आंत और बड़ी आंत जिस बिंदु पर मिलती हैं उसको कहते हैं सीकम। कैसे मैडम जी? चलिए आइए समझाते हैं आप लोगों को। मान लो ये तुम्हारा मुंह है, हर बार मैं आपको समझाती हूँ, ये तुम्हारी फूड पाइप है और ये तुम्हारा पेट है प्यारे बच्चे। अब पेट से निकलती हैं या पेट के नीचे आप लोगों को दिखेंगी ऐसे ऐसे आपकी छोटी आंत। ये है आप लोगों की छोटी आंत बेटा, ठीक है। तो ये है आप लोगों की छोटी आंत। अब आपकी साइड में होती है ऐसे करके बड़ी आंत जो कि चौड़ाई में ज्यादा होती है, ऐसे, ये है बड़ी आंत, ठीक है। बड़ी आंत जो होती है ये चौड़ाई में ज्यादा होती है, चौड़ी होती है, ठीक। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे कि आपकी जो छोटी आंत और बड़ी आंत जहां मिल रही हैं ऐसे, मान लीजिए खाना यहाँ पे रखा हुआ था छोटी आंत के अंदर, छोटी आंत से होता हुआ वो होता हुआ जाएगा बड़ी आंत में ऐसे। तो छोटी आंत और बड़ी आंत जहां मिल रही हैं इसी जगह को कहते हैं सीकम। तो ये आपकी रेड कलर में छोटी आंत और व्हाइट कलर में बड़ी आंत है। तो यहाँ पे आपकी छोटी आंत और बड़ी आंत मिल रही है, इसी जगह को कहेंगे सीकम। तो सीकम क्या होता है? सीकम वो पॉइंट है जहां पर छोटी आंत और बड़ी आंत आपस में मिलती हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है, पूछ लेगा एग्जाम के अंदर। समझ में आ गई भाई बातें? तो हमने लिख दिया कि छोटी आंत और बड़ी आंत को मिलाने वाला जो बिंदु है वो होता है सीकम। अब सीकम से जो खाना था वो आ जाता है कोलन के अंदर। मैम कोलन में क्या होता है अब? तो प्यारे बच्चों कोलन में होता है पानी का एब्जॉर्प्शन। जब आप लोग खाना खाते हो, जब खाना आपकी छोटी आंत में पहुंचेगा तो छोटी आंत में पानी की मात्रा खाने के साथ बहुत ज्यादा होती है। आओ फिर से समझो, देखो, मान लीजिए लाल रंग की छोटी आंत है, इसमें पानी भी बहुत ज्यादा होता है, पानी भी बहुत ज्यादा है, और वो पानी भी आपकी बड़ी आंत में आ गया, खाने के साथ ये पानी भी आपकी बड़ी आंत में आ गया। अब बड़ी आंत का जो कोलन वाला हिस्सा होता है, बड़ी आंत का जो कोलन वाला हिस्सा है, ये क्या करेगा? जितना भी अतिरिक्त पानी है आपके मल में उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे कई बार हमारे दस्त लग जाते हैं, लगे हैं कभी किसी को दस्त? कितने बच्चों को दस्त लगे हैं भाई? तो आपको जब दस्त लगते हैं बेटा, ठीक है, जब आप लोगों को दस्त लगते हैं तो प्यारे बच्चे हम लोगों के जो मल होता है उसमें पानी की मात्रा ज्यादा आती है। तो दिक्कत क्या हो जाती है फिर? आंतों में, बड़ी आंत में इन्फेक्शन हो जाता है, और बड़ी आंत के कौन से भाग में? कोलन में, जिससे कि कोलन पानी को अवशोषित नहीं कर पाता और वो पानी तुम्हारे मल में निकलता रहता है, उसी को कहते हैं दस्त लगना। तो प्यारे बच्चों तुम्हारे मल के अंदर जो अतिरिक्त पानी है ना उसको अवशोषित करने का काम करता है कोलन। तो पेपर में आएगा कि कोलन का क्या काम है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, आप लोग बड़े ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। तो ये क्या करता है कोलन? मल से अतिरिक्त जल का अवशोषण, ये करता है मल से अतिरिक्त जल का अवशोषण। तो जो मल होता है ना उसमें जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है उसको अवशोषित कर लेता है बड़ी आंत का कोलन। तो बड़ी आंत का कोलन क्या करता है? इधर इंग्लिश में लिख रही हूं, एब्जॉर्प्शन। क्या काम है भाई इसका? एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्स्ट्रा वाटर,
एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम फीसिस, फ्रॉम दी फीसिस। फीसिस होता है प्यारे बच्चों मल, जो हमारा मल होता है। तो मल से अतिरिक्त पानी को सोखने का काम करता है कोलन। समझ में आ गई ना बात? तो कोलन का काम भी पूछा जा सकता है, या सिंपली पूछ लेगा कि हमारी कौन सी आंत है जो मल से अतिरिक्त जल का अवशोषण करती है, तो बता देना बड़ी आंत। या बड़ी आंत का कौन सा भाग है तो बताकर आना कोलन। ठीक है, अब मल से अतिरिक्त जल का अवशोषण हो गया और मल को पहुंचा दिया जाता है रेक्टम में। अब रेक्टम में मल क्या होता है? इकट्ठा। तो मल यहीं पर जमा होता है। मल को जमा करना, ठीक है, जमा करना। जो हमारा मल होता है, जो पोटी होती है, वो जमा होती है रेक्टम में जाकर। तो यहाँ पर होता है कलेक्शन ऑफ फीसिस। जो हमारी मल होता है वो यहीं पर रखा रहता है रेक्टम के अंदर ही। तो रेक्टम क्या करता है? ये मल को जमा करने का काम करता है। अब यहाँ पर मल तब तक रखा रहेगा जब तक आपको मल त्यागने की इच्छा नहीं होती। जैसे ही आपको प्रेशर बनता है, मल त्यागने की इच्छा होती है, तो मल यहाँ से गुदा के रास्ते आपके शरीर से बाहर निकल जाता है। तो आपने पूरे शरीर के जो टॉक्सिन थे उनको भी बाहर निकाल दिया, यानी पांचवा स्टेप पाचन का जो था, उत्सर्जन, वो आपने कर दिया। और इस प्रकार भोजन की जो पाचन की प्रक्रिया है वो हो गई आप लोगों की, वो हो गई प्यारे बच्चे आप लोगों की पूर्ण प्रक्रिया। समझ में आ गई बातें? तो इस तरीके से बड़ी आंत से ये क्वेश्चंस आप लोगों को बनकर आएंगे। अब मुझे बताओ, यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत है? अब बताओ, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? समझ आ गया? बड़े हंसी आ रही है कुछ बच्चों को तो, है भैया। ये मैंने आप लोगों को इसलिए समझाया है क्योंकि कई बच्चे बोलेंगे कि भैया समझ नहीं आ रहा मैडम जी। ठीक है, अब आ जाओ, और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लिखेंगे। अब हमारी जो बड़ी आंत होती है ना, हमारी बड़ी आंत का जो कोलन वाला भाग होता है, ये जो हमारी बड़ी आंत का कोलन वाला भाग है बेटा, कोलन वाला पार्ट जो है, इसके बारे में ना एक दो पॉइंट और लिख लो। क्या? कि ये जो कोलन होता है ना, ये आपकी बड़ी आंत का सबसे लंबा भाग है। ठीक है, तो बड़ी आंत्र का सबसे लंबा भाग, बड़ी आंत्र का सबसे लंबा भाग है। ठीक है, सबसे लंबा भाग। तो हमारी बड़ी आंत का सबसे लंबा भाग यही होता है, कोलन वाला पार्ट। ठीक है, लॉन्गेस्ट पार्ट लिख सकते हैं प्यारे बच्चे, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका सबसे लंबा पार्ट यही होता है, जो कोलन होता है। और इस कोलन के ना 4 भाग होते हैं। इस कोलन का भाई सबसे लंबा भाग है, तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड रहता है, 4 पार्ट्स में ये डिवाइड रहता है। तो छोटी जो बड़ी आंत है, इसका सबसे लंबा भाग कौन सा है अगर आपको पूछ ले, तो आप बताएंगे कोलन सबसे लंबा भाग है। और इस कोलन को कितने भागों में बांटा है? 4। कौन कौन से 4 भाग है? तो पहले नंबर पर है सिग्मोइड कोलन। ठीक है, सिग्मोइड कोलन पहले नंबर पर है भाई, सिग्मोइड कोलन। ठीक है, हिंदी में भी ऐसे बोलेंगे, सिग्मोइड, सिग्मोइड कोलन। ठीक है, सिग्मोइड कोलन। क्लियर? फिर दूसरे नंबर पर है प्यारे बच्चे असेंडिंग कोलन, असेंडिंग कोलन, असेंडिंग कोलन। ठीक है, तो नेक्स्ट है भाई असेंडिंग कोलन, इसको बोलेंगे अपोवाही कोलन, अपोवाही कोलन। ठीक है, और असेंडिंग है तो भैया डिसेंडिंग भी होता है। तो तीसरे नंबर पर है डिसेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन। ठीक है, डिसेंडिंग कोलन, इसको बोलते हैं अधोवाही कोलन, अधोवाही कोलन। ठीक है, अधोवाही कोलन। चलो एक बार मैं आपको फोटो दिखा देती हूँ जिससे सभी बच्चों को ये चीजें समझ में आ जाएंगी। तो कोलन के हम लोग पार्ट आपको दिखा देती हूँ जो सबसे लंबा है, पार्ट्स ऑफ कोलन। तो जो कोलन होती है ये हमारी बड़ी आंत का सबसे लंबा भाग होती है। ठीक है, तो आप लोगों को ये सारी चीजें मैं अभी दिखा दूंगी जिससे आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। चौथा भाग ट्रांसवर्स कोलन जो होता है, एक और रह गया है, अभी लिखवा देते हैं, पहले आप पिक्चर देख लीजिए। ठीक है, जिससे आपको चीजें जो हैं वो एकदम समझ में आ जाएं। कोई क्लियर सी पिक्चर है क्या? हाँ,
क्लियर नहीं दिखेगा, इस फोटो को देखो, अगर ये फोटो खुलती है तो देखो, जैसे कि आपकी बड़ी आंत है प्यारे बच्चे, ये ठीक है। अब बड़ी आंत है तो मैंने बोला ये कोलन वाला हिस्सा है पूरा बेसिकली। तो 4 भाग होते हैं देखो, असेंडिंग कोलन, ठीक है, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मोइड कोलन और प्यारे बच्चे ट्रांसवर्स कोलन, जो अभी लिखवाऊंगी, ठीक है। जो ट्रांसवर्स कोलन है ना, ये सबसे लंबा भाग है, ये सबसे लंबा भाग होती है ट्रांसवर्स कोलन। खैर उतना डीपली आपको नहीं आएगा, ठीक है, उतना डीपली आपको नहीं आएगा। तो आपको सिर्फ ऐसे आ सकता है कि बड़ी आंत का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है, तो आप बता दोगे कोलन होता है, ठीक है। तो अब हमने 3 तो लिख लिया, चौथा यहाँ लिखवा देती हूँ, ट्रांसवर्स कोलन, ट्रांसवर्स कोलन। तो ये 4 भाग होते हैं आपकी छोटी और बड़ी आंत, बड़ी आंत, छोटी आंत तो पढ़ ही चुके हैं, बड़ी आंत के कोलन के, ठीक है। तो ये हैं भाई आप लोगों के 4 भाग, तो इतना और याद रख लेना। इतना डीपली वैसे आएगा नहीं, बट आपको कई बार अगर आ जाए तो आप कराओगे उसको, इतना मैंने आपको करा दिया है। अब एक और पॉइंट इसके बारे में लिख लेना भाई, कोलन के बारे में, ये जो कोलन है ना, इसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है, इस कोलन वाले हिस्से में एक जीवाणु पाया जाता है, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिखवा रही हूँ, ठीक है। तो हमारी बड़ी आंत का जो कोलन होता है, बड़ी आंत का जो कोलन वाला भाग है, इसमें पाया जाता है बेटा एक जीवाणु, ठीक है। हमारी आंतों में जीवाणु भी पाए जाते हैं बेटा, तो हमारी कोलन की बड़ी आंत में एक जीवाणु पाया जाता है, तो लिख सकते हो प्रेजेंट अ बैक्टीरिया। तो हमारी बड़ी आंत के कोलन में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इसका नाम है ई कोलाई। क्या है भाई? ई कोलाई। ये पूछा जाता है, ई कोलाई बैक्टीरिया रहता है हमारी बड़ी आंत के कोलन में, ई कोलाई बैक्टीरिया। अब इस ई कोलाई बैक्टीरिया के बारे में क्या पढ़ना है? तो प्यारे बच्चों, ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया है ना, ये है गुड बैक्टीरिया। प्यारे बच्चों, ये अच्छा बैक्टीरिया है। कई बार आपने सुना होगा कि भैया बैक्टीरिया तो बीमारी करते हैं, बिल्कुल करते हैं, आज पढ़ाऊंगी भी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी, लेकिन ये एक अच्छा बैक्टीरिया है बेटा, ये एक अच्छा जीवाणु है। तो हमारी आंतों में कुछ अच्छे जीवाणु रहते हैं, जैसे कि ई कोलाई। ये अच्छा क्यों है मैडम? ये अच्छा इसलिए है क्योंकि ये हमारे लिए 2 विटामिन बनाता है, ये विटामिन फॉर्मेशन करता है बेटा, हमारे लिए बीमारी नहीं करता, उल्टा हमारे लिए विटामिन बनाता है, विटामिन का निर्माण करता है ये, ठीक है। तो ये अच्छा क्यों है? क्योंकि ये विटामिन का निर्माण करता है, ये हमारे शरीर में विटामिन का निर्माण करता है। अच्छा मैम, कौन कौन सी विटामिन का निर्माण करता है, पेपर में पूछ ले तो आप लोग बताना। 2 विटामिन है जिनका ये निर्माण करता है, एक तो विटामिन के बनाता है हमारे लिए ये, विटामिन के, ठीक है, और दूसरी विटामिन B12 बनाता है हमारे लिए ये। तो आपको पेपर में प्रश्न आता है कि हमारी बड़ी आंत में कौन सा बैक्टीरिया है जो हमारे लिए विटामिन का निर्माण करता है, तो आप कहेंगे ई कोलाई बैक्टीरिया हमारी आंत में रहता है और हमारे लिए 2 विटामिन बनाता है, विटामिन के और विटामिन B12। दूसरा प्रश्न ये आ जाता है कि हमारी आंत में बैक्टीरिया है तो वो कौन सी विटामिन का प्रोडक्शन करता है, कौन सी विटामिन बनाता है, तो आप बताएंगे के और B12। दोनों में से कोई एक ऑप्शन भी मिल सकता है या दोनों ऑप्शन एक साथ मिल सकते हैं, ठीक है। अब आ जाओ आगे। अब मैडम जी, ये बैक्टीरिया हमारे पेट में है भैया, हमारी आंतों में है ये बैक्टीरिया। अब जब ये बैक्टीरिया हमारी आंतों में बैठा हुआ है तो इसको खाना कहाँ से मिल रहा है, ये क्या खाता है? तो भाई ये हमारा मल खाता है प्यारे बच्चे, ये हमारा मल खाता है, ठीक है। ईट फीसिस, ये हम लोगों का जो मल होता है ना उसको खाता है, ईट फीसिस। चलो तो भाई हमने इसको खाने के लिए अपना मल दे दिया, ये हमारा मल खाता है। अब ये देखो दोनों को कितना फायदा हो रहा है, दोनों को, किसको? इस बैक्टीरिया को और हमें, हमें और इस बैक्टीरिया को फायदा हो रहा है। कैसे कैसे हो रहा है भाई? हमें तो ये बैक्टीरिया 2 विटामिन बनाकर दे रहा है, विटामिन B12 और विटामिन के बनाकर दे रहा है, और हम इस बैक्टीरिया को खाने को मल दे रहे हैं, तो दोनों का फायदा हो रहा है। तो इस बैक्टीरिया के बीच में और हमारे बीच में एक संबंध बन जाता है।
ये बैक्टीरिया और मानव के मध्य में एक संबंध बनता है। इस संबंध को कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन, सहजीवन संबंध। तो ये भी पूछा जा सकता है आपको कि मानव और इकोलाई जीवाणु के मध्य कौन सा संबंध बनता है। तो अगला पॉइंट ये है कि जो मानव होता है, हम लोग, और ये जो इकोलाई है, मानव और इकोलाई के मध्य सहजीवन संबंध बनता है, सहजीवन संबंध बनता है। बस यही पेपर में पूछा जाएगा कि मानव और इकोलाई के मध्य कौन सा संबंध होता है, या मानव और इकोलाई जीवाणु किस संबंध को प्रदर्शित करते हैं। तो आप लिखेंगे सहजीवन संबंध को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हो इकोलाई एंड ह्यूमंस। यहाँ पे लिखना भाई ह्यूमन प्लस इकोलाई। ठीक है, शो सिम्बायोटिक रिलेशन, सिम्बायोटिक रिलेशन। तो भाई कौन सी रिलेशन दिखाते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशन दिखाते हैं। अब मुझे बताओ यहाँ तक किसी बच्चे को कोई परेशानी है या नहीं? ठीक है मैम, मजा आ रहा है सुनकर। अच्छा भैया, सुनकर मजा आ रहा है। B12 इसका क्या काम होता है? बेटा ये हमारे शरीर में खून बनाने का काम करती है। B12 एनेमिक विटामिन हमारे शरीर में खून बनाती है। ठीक है, समझ में आ गई बात? पंकज जी, मैं हूं, मेरे हस्बैंड है और मेरा बेटा है। ठीक है, कब्ज क्यों होती है? जब हम पानी कम पीते हैं तो प्यारे बच्चों कब्ज होगी। जब हम पानी कम पिएंगे तो बड़ी आंत में पानी का अवशोषण कम होगा, जिससे कि मल को बाहर निकलने के लिए जो जरूरी अमाउंट है पानी का वो नहीं बन पाएगा, जिससे कि मल को निकालते समय हमें बहुत पानी की कमी हो जाएगी और उसी को कब्ज कहते हैं। तो पानी अच्छे से पिए, फिर कब्ज ठीक हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि मानव और इकोलाई के बीच में कौन सा संबंध बनता है, तो आप बताओगे सिम्बायोटिक रिलेशन यानी सहजीवन संबंध बनता है। तो इतने पॉइंट्स थे जो बड़ी आंत से आप लोगों को करने थे याद। ठीक है, चलो भाई अब आ जाओ, अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब मैंने क्या कहा था कि मैं आपको छोटी आंत के बारे में, जो छोटी आंत का इलियम है, इसके बारे में एक लास्ट पॉइंट और लिखवाने वाली हूँ। तो भाई जो इलियम है, शेषांत्र है, इसके बारे में एक और पॉइंट लिख लो, फिर अगले टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। प्यारे बच्चे, जो हमारी छोटी आंत का सबसे अंतिम भाग है ना, ये इलियम, जैसे कि मान लो ये इलियम है, मान लो ये इलियम है, ठीक है, इसके अंदर पाई जाती है उंगली के जैसी संरचनाएं, ऐसे जैसे हमारी उंगली होती है, ऐसे ऐसे इलियम के अंदर पाई जाती है उंगली नुमा संरचना। पेपर में प्रश्न बनता है कि हमारी कौन सी आंत में उंगली नुमा संरचना पाई जाती है, तो आप कहोगे हमारी छोटी आंत के अंदर पाई जाती है उंगली नुमा संरचना। और छोटी आंत के भी किस भाग में पाई जाती है, तो आप बताओगे छोटी आंत का ये जो भाग है ना, शेषांत्र, इसमें होती है। तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का ही तो भाग है प्यारे बच्चे, ये पिछली क्लास में आपको बताया था। तो हमारी छोटी आंत का जो इलियम होता है, इसमें पाई जाती हैं उंगली के जैसी संरचनाएं। इनको क्या कहते हैं? कई बार प्रश्न बना है। तो इन उंगली, ये क्या है बेटा? अंगुली नुमा संरचना। ये है अंगुली नुमा संरचना, अंगुली नुमा संरचना, इनको कहा जाता है अंगुली नुमा संरचना, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इनको बोलते हैं भाई फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है मैम, ये क्या है इनका नाम? उंगली नुमा संरचना तो मैंने इन्हें नॉर्मली बोल दिया, बायोलॉजिकली जीव विज्ञान में इनको क्या कहा जाता है? तो इन उंगली नुमा संरचनाओं को हम कहते हैं विलाय। क्या कहते हैं बेटा? विलाय। ठीक है, और हिंदी में कहते हैं रसांकुर। क्या कहते हैं हिंदी में? रसांकुर। तो इनको हम रसांकुर कहते हैं, यानी कि विलाय कहते हैं। ये भी आपको पेपर में पूछा जाएगा, यही प्रश्न आता है पेपर में कि हमारी छोटी आंत के अंदर हजारों उंगली नुमा संरचना पाई जाती हैं, इनको क्या कहते हैं? इनको हम विलाय या हिंदी में रसांकुर कहते हैं। ये क्या काम करती हैं? तो प्यारे बच्चे यही करती हैं पोषक पदार्थों का अवशोषण। इनका काम होता है पोषक पदार्थों का अवशोषण। ठीक है, पोषक पदार्थों का अवशोषण करती हैं। ये क्या करती है भाई? पोषक पदार्थों का अवशोषण करती है। यानी आपने जो खाना खाया था, उस खाने में जो प्रोटीन थी, विटामिन थी, कार्बोहाइड्रेट थे, उन सबको यही एब्जॉर्ब करती है और अपने अंदर लेकर ब्लड में मिला देती है।
और ब्लड ही फिर उनको लेकर जाता है। तो इनका काम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। इनका काम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। तो जितने भी हमारे खाने में न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन करती हैं ये। बात समझ में आ गई अब आप लोगों को? ठीक है। इतना महंगा भी, अच्छा भाई, इतना महंगा भी ना समझ खुद को, हम गरीब लोग हैं। अवसर महंगी चीज, अक्सर महंगी चीज छोड़ देते हैं। अरे वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आ जाओ, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैम, ऑयली स्किन ऐसे करके एक बहुत लंबा चौड़ा मैसेज था, वो भी निकल गया है। चलो भाई आओ, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अपने सिलेबस को टाइम से खत्म करेंगे। तो आइए भाई, अब मैंने आपको जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे यहाँ से जो भी आपको पूछे जाते हैं वो बता दिए। अब एक लास्ट चीज और, लास्ट चीज क्या कि आपको ना सीधा सीधा याद रखना है, कभी भी पूछे जब हम प्रोटीन खाते हैं तो उसका पाचन कैसे होता है। तो मान लीजिए जब हमने खाई प्यारे बच्चे प्रोटीन, तो प्रोटीन पहले टूटती है पेप्टोन में। किसमें टूटती है प्रोटीन? पेप्टोन्स में टूटती है बेटा, पेप्टोन। तो प्रोटीन टूटती है पेप्टोन में, और ये पेप्टोन फिर लास्ट में टूटते हैं अमीनो एसिड में। अमीनो एसिड में। तो पेपर में आपको पूछा जाएगा कि प्रोटीन का जब पूर्ण पाचन हो जाता है तो प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाती है। तो जब प्रोटीन कंप्लीटली पच जाती है तो समझो अमीनो अम्ल में कंप्लीट टूट जाएगी। तो जो हमने प्रोटीन खाई वो ये वाली थी बेटा, ऐसे बड़े बड़े पार्टिकल हमने खाए प्रोटीन के। फिर ये पार्टिकल टूटे छोटे छोटे पार्टिकल में, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल में। अब ये और छोटे छोटे पार्टिकल में टूटे और इतने छोटे छोटे कि आपके खून में मिल गए जाकर। तो ऐसे तो पचता है खाना, भोजन के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ना। तो भाई प्रोटीन ऐसे ऐसे पचेगी। पहले प्रोटीन खाई हमने, वो पेप्टोन में टूटेगी और फिर वो अमीनो एसिड में टूटेगी। ठीक है मैम। बात करें अगर हम कार्बोहाइड्रेट की, अगर हमने खाया कार्बोहाइड्रेट तो वो कैसे कैसे टूटेगा, उसका पाचन कैसे होगा। तो भाई जब हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जब हम लोग खा रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स के बड़े मॉलिक्यूल हमने खाए। पहले ये कार्बोहाइड्रेट टूटते हैं प्यारे बच्चे किसमें, आप बताओगे? स्टार्च में। किसमें? स्टार्च। ठीक है, यानी कि मंड के अंदर। फिर ये मंड टूटता है प्यारे बच्चे ग्लूकोज में, फिर ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। ठीक है, ग्लूकोज में। और कई बार जब ग्लूकोज हमारे शरीर में ज्यादा हो जाती है तो यही ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि जब इस ग्लूकोज को हम अपने शरीर में संचित कर लेंगे, इसी ग्लूकोज को अपने शरीर में स्टोर करके रख लेंगे, तो ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगी। ग्लाइकोजन में, इसमें कन्वर्ट हो जाएगी भाई, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगी, ग्लाइकोजन में। तो ये होता है। तो कार्बोहाइड्रेट ऐसे पचेगा। कार्बोहाइड्रेट के हमने बड़े पार्टिकल खाए, पहले वो स्टार्च में टूटे, स्टार्च से फिर ग्लूकोज में टूटे, और ग्लूकोज जब हमने अपने शरीर में इकट्ठा कर लिया, जमा कर लिया, तो वो ग्लाइकोजन में फिर कन्वर्ट हो जाए। ऐसे कार्बोहाइड्रेट टूटता है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। तीसरा है भाई वसा, फैट। तो हमने जब वसा के पार्टिकल खाए, घी और तेल खाया, फैट्स के पार्टिकल खाए, तो वो टूटेंगे आप लोगों के किसमें? जो ट्राइग्लिसराइड होते हैं उसमें, ट्राइग्लिसरोल। ठीक है, ट्राइग्लिसरोल। ठीक है, ट्राइग्लिसरोल, ट्राइग्लिसरोल में। और ट्राइग्लिसरोल लास्ट में टूट जाते हैं फैटी एसिड में, लास्ट में ये टूट जाते हैं फैटी एसिड में। तो जब फैट फैटी एसिड में टूट गया, वसीय अम्ल में टूट गया, तो समझो फैट पूरा का पूरा पच गया। ठीक है, तो समझो फैट पूरा का पूरा पच गया। तो ये होता है फैट को पचाने का सीक्वेंस। ये है भाई फैट को पचाने का सीक्वेंस। अपेंडिक्स के बारे में मैंने पहले बताया बेटा कि अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग है हम लोगों का, और अपेंडिक्स का कोई विशेष काम नहीं है, उसका कोई काम ज्ञात नहीं है। ऐसा समझा जाता है कि वो हमारे शरीर में, हमारी बड़ी आंत में जितने भी दूषित पदार्थ बन रहे हैं उनको अपने अंदर लेता है, और इतने ज्यादा दूषित पदार्थ अपने अंदर इकट्ठे कर लेता है कि फट जाती है एक दिन अपेंडिक्स। सुना है ना, अपेंडिक्स का दर्द होता है बहुत ज्यादा, तो वो टॉक्सिन चीजें आपकी अपेंडिक्स में जाकर जमा होती है, ऐसा माना जाता है। बट इसका एक्चुअल काम क्या है ये अभी तक नहीं पता किसी को भी। अब बात रही एपिग्लोटिस की, तो एपिग्लोटिस यहाँ पर एक ढक्कन है बेटा, ढक्कन, जो आपकी श्वसन नलिका और भोजन नलिका को सुरक्षित करता है।
सिर्फ एपिग्लोटिस से यही प्रश्न बनेगा कि आपकी जो सांस वाली नलिका है और भोजन नलिका दोनों को सुरक्षा देने का काम करता है एपिग्लोटिस। ठीक है, चलो तो भाई आ जाओ, अब हम लोग बढ़ रहे हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो यहाँ से इतनी चीजें जो आपको याद करनी थी आएंगे। अब हम बढ़ेंगे भाई अपने डिजीज वाले चैप्टर की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बैक्टीरियल डिजीज। सबसे पहले जो आज हम शुरू करेंगे बैक्टीरियल डिजीजेस। ठीक है, बैक्टीरियल डिजीजेस। लेकिन बैक्टीरियल डिजीजेस से पहले मैं आपको डिजीजेस के बारे में थोड़ा कुछ बता देना चाहती हूँ। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों, बीमारियां जो होती हैं वो दो, या आप ऐसा समझो कि बीमारियों को हम कई भाग्स में बांटकर पढ़ सकते हैं। तो पहले मैं आपको एक चार्ट बनवा देती हूँ बीमारियों का, उसके बाद मैं आपको बैक्टीरियल डिजीज करवाऊंगी। तो देखो, सबसे पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं डिजीजेस के साथ, रोगों के साथ हम चीजों को शुरू कर रहे हैं। अगर हम रोग की बात करते हैं तो रोग हैं प्यारे बच्चे दो तरीके के। रोग हैं दो तरीके के, दो भागों में बांटा है रोगों को। एक है जन्मजात रोग, जन्मजात, ठीक है, जन्मजात रोग, जिसको हम लोग बोलते हैं ऐसी बीमारियां जो हमारे अंदर जन्म से ही हो, या इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, या इनको हम आनुवांशिक रोग बोल सकते हैं। ठीक है, या तो जन्मजात रोग बोल दो या आनुवांशिक रोग बोल दो, यानी जेनेटिक डिजीज बोल, जेनेटिक डिजीज इनको बोल सकते हैं। यानी ये ऐसी बीमारियां हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं भाई, वंशानुगत है, मम्मी पापा से हमारे अंदर आई थी और हमसे हमारे बच्चों में जाएगी, उनसे उनके बच्चों में जाएगी, उनसे उनके बच्चों में जाएगी। तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, लाइलाज बीमारी है, कोई बीमारी इनका कोई इलाज नहीं है। तो बीमारियों को दो भागों में बांटा है, एक है आनुवांशिक रोग यानी जेनेटिक डिजीज, और दूसरी है प्यारे बच्चे एक्वायर्ड यानी अर्जित रोग। दूसरे हैं अर्जित रोग, यानी ये रोग जन्म से नहीं होते, ये है एक्वायर्ड डिजीज। यानी कि जब हम लोग पैदा हुए और पैदा होने के साथ जैसे जैसे हम बड़े हुए और बड़े होने के साथ जैसे आवास में हम रहे, वहीं से ये बीमारी लग जाएंगी। जैसे हम किसी ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ बहुत सारा प्रदूषण है, तो हमें बीमारी हो सकती है ना। या कोई मौसम में, जैसे अभी बहुत गर्मी चल रही है, उल्टी दस्त सबको हो रही है, ये हमें हो सकती है। तो ऐसी बीमारियां जो जन्म से नहीं है और ना ही पीढ़ी दर पीढ़ी चलती, अगर अभी किसी को है तो दवाइयों से ठीक हो जाएंगे और फिर दोबारा दूसरी पीढ़ी में नहीं जाएंगी। तो ये ऐसी बीमारियां हैं जो हमें जन्म से नहीं होती, हमें बड़े होने के साथ साथ कभी भी लग सकती है, और फिर इनका इलाज भी, और इलाज से ठीक भी हो सकती है। ठीक है, तो आनुवांशिक रोगों की अगर बात करते हैं तो ये जन्म से होती है बेटा, जन्म से होती है। मैंने लिख रखा है जन्मजात। आनुवांशिक रोग कैसे होते हैं, ये बीमारियां जन्म से होती हैं, बाय बर्थ होती हैं ये बीमारियां, बाय बर्थ। ठीक है, ये बीमारी ऐसी हैं जो जन्म से होती है। इन बीमारियों को हमारे अंदर हमारे माता पिता दादा दादी ये लेकर आते हैं। तो ये बीमारियां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं, एक पीढ़ी से दूसरी में जाती हैं, दूसरी पीढ़ी में फैलती हैं। ठीक है, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलती हैं ये बीमारियां जो आनुवांशिक रोग होते हैं। तो लिख सकते हो स्प्रेड, स्प्रेड वन जनरेशन टू अनादर, टू अनादर। तो भाई एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलती हैं ये बीमारियां। जैसे किसी के दादा दादी को थी, फिर उनके मम्मी पापा में आई, फिर मम्मी पापा से फिर उनके उनके अंदर आई, उनसे फिर उनके बच्चों में गई, उनके बच्चों से उनके बच्चों में गई, ये है ये। और प्यारे बच्चों, ये लाइलाज बीमारी है, लाइलाज। भाई इनका इलाज होता तो अगली पीढ़ी में इनको जाने ही नहीं दिया जाता, एक ही पीढ़ी में इनका इलाज करके इनको ठीक कर दिया जाता। तो ये लाइलाज बीमारी है, क्योंकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं तो इनका इलाज नहीं है, इसीलिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं, है ना। और ये बीमारियां क्या होती हैं, ये बीमारियां जन्म से नहीं होती, जन्म के बाद होती। ठीक है, अब इनको ना दो भागों में बांटा गया है, इन बीमारियों को भाई दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से दो भाग है, एक है संक्रमित रोग, संक्रमित बीमारी भाई, संक्रमित रोग, ठीक है, जिसको बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज, संक्रमित रोग प्यारे बच्चे। ऐसी बीमारियां जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से फैलेंगी। जैसे मुझे खांसी जुकाम हो गई, मेरे पास तुम बैठे हो, अगले दिन तुम्हें भी हो जाएंगे। मुझे टीबी हो गया, मेरे पास तुम बैठे हो, मेरा झूठा खा रहे हो, अगले दिन तुम्हें भी हो जाएगा।
तो ऐसी बीमारी जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से फैलती है। ठीक है, दूसरी है भाई असंक्रमित रोग, असंक्रमित रोग। ठीक है, तो दूसरी है असंक्रमित रोग, असंक्रमित रोग। तो प्यारे बच्चे, संक्रमित और असंक्रमित रोगों को ना आपको पेपर में पूछा जाता है। तो संक्रमित रोग और असंक्रमित रोग ये होती है नॉन इन्फेक्शियस, भाई ऐसी बीमारियां जो कि एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से नहीं फैलती, नॉन इन्फेक्शियस। समझ में आ गई बात? तो संक्रमित और असंक्रमित रोग दो तरीके की होती हैं, अर्जित रोग जो। आप बताओ, बात समझ में आई? जैसे कोरोना, कोरोना संक्रमित बीमारी थी भैया, कितने बचे थे? कोरोना तो इतनी ज्यादा संक्रमित बीमारी थी कि भैया 6 फीट की दूरी जरूरी बना दी थी, है ना? तो कमरे में बंद हो जाना पड़ता था उसको, जिसको कोरोना हो गया है। तो आओ आगे बढ़ते हैं और इन सब बीमारियों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो ज्यादा प्रश्न आपको पेपर में आते हैं वो यहाँ से आते हैं, संक्रमित रोगों से। तो संक्रमित रोग कौन कौन से हैं, चलिए आइए मैं आपको बताती हूँ। अगर प्यारे बच्चों हम लोग बात करते हैं संक्रमित रोगों की, अगर हम लोग बात करेंगे संक्रमित रोगों की, इन्फेक्शियस डिजीज की, तो इन्फेक्शियस डिजीज जो होती है ना, इनके कुछ कारण हैं बेटा। इन्फेक्शियस डिजीज किसके कारण से होती है? तो संक्रमित रोग 4 तरीकों से हमारे अंदर फैल सकते हैं। पहला तरीका है जीवाणु। प्यारे बच्चे, जो जीवाणु से होने वाली बीमारी है ना, वो आती है संक्रमित रोग में। तो पहला कारण है संक्रमित रोगों को करने का बैक्टीरिया, जीवाणु। जीवाणु से जितनी बीमारी होगी ना, सब संक्रमित है। फिर अगली है प्यारे बच्चे विषाणु, जैसे कोरोना, कोरोना वायरस, उस बीमारी का नाम क्या था? कोरोना वायरस। तो भाई वायरस से भी जो बीमारियां होती है ना, ये भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती है। तीसरे नंबर पर है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जिसको हम लोग बोलते हैं सूक्ष्म जीवाणु है, ये भी एक तरीके के प्रोटोजोआ। तो इनसे भी बीमारी फैलती है, प्रोटोजोआ। तो इनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और चौथा कारण है कवक, फंगस। तो कवक भी बीमारियां फैलाते हैं भाई, फंगस, ठीक है। तो ये इतने कारण होते हैं जो हमारे अंदर संक्रमित रोग करते हैं। तो आपको पेपर में पता है क्या प्रश्न आ सकता है? पेपर में प्रश्न आ सकता है कि गांठ कौन सी डिजीज में आएगी। बेटा ये जो कैंसर होते हैं या ये जो गांठें हमारे शरीर में हो जाती है, ये नॉन इन्फेक्शियस में आती हैं। ये आती हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के अंदर, असंक्रमित रोगों में आती हैं। असंक्रमित रोगों में ऐसी बीमारियां आएंगी जो एक दूसरे के साथ उठने बैठने से नहीं फैलती। जैसे अगर किसी को कैंसर है, हम उसके साथ बैठे हैं, उठ रहे हैं, तो हमें थोड़ी ना कैंसर हो जाएगा। किसी को डायबिटीज है तो उसको देखकर हमें थोड़ी ना डायबिटीज हो जाएगा। किसी को पैरालाइसिस है, लकवा मार गया है, उसको देखकर हमें थोड़ी लकवा मार जाएगा। किसी को हार्ट अटैक है, तो हार्ट अटैक वाले व्यक्ति के पास अगर हम बैठे हैं तो क्या हमें हार्ट अटैक आ जाएगा क्या? नहीं, ये होती है असंक्रमित रोग, ठीक है। ये है असंक्रमित रोग। हिचकी आती है प्यारे बच्चे जब हम लोगों का जो डायफ्राम है, यहाँ फेफड़ों के नीचे होता है डायफ्राम, ये अपनी जगह से खिसक जाता है, अपनी जगह से थोड़ा सा खिसक गया तो हिचकी आती है, ऐसे करके, ठीक है। जेनेटिक डिजीज एग्जाम्पल बताओ। हाँ बताऊंगी, मैं कराऊंगी। आपने सुना है कलर ब्लाइंडनेस के बारे में? कलर ब्लाइंडनेस जिसमें हमें रंगों में पहचान ही नहीं कर पाते हम, लाल को हरा कहते हैं, हरे को लाल कहते हैं। हेमोफीलिया, हेमोफीलिया में अगर चोट लग जाए तो खून बहता ही रहेगा, ठीक है। ये होती है आपकी आनुवांशिक बीमारी। तो हेमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस ज्यादा पूछे जाते हैं आपको पेपर में, तो मैं कराऊंगी उनको यहाँ से जेनेटिक डिजीज के अंदर, ठीक है। बाकी यहाँ से बहुत अच्छे से प्रश्न आपको बनकर आते हैं। ज्यादा जो प्रश्न बनने की संभावना है वो संक्रमित रोगों से हैं, और संक्रमित रोगों में 4 जगह से ज्यादा प्रश्न बनकर आते हैं। इनमें से भी ये 2 जो है ना, यहाँ से ज्यादा बनते हैं। तो भाई आ जाओ, हेडिंग डाल लो बैक्टीरियल डिजीज। सबसे पहले पढ़ेंगे हम जीवाणु से करने में, ठीक है। जीवाणु जनित रोगों को पढ़ेंगे। मुंह में छाला विटामिन की कमी से होता है, कई बार हमारे शरीर में पानी की कमी है उससे होता है, ठीक है। चले भाई, चले भाई, याद करने पर आती है हिचकी, ठीक है। तो करो याद खूब मजे से, और खूब हिचकियां लो भाई। चलो चलो, हाँ जी पंकज, मैं तुम्हारी ट्रिक समझ रही हूँ, और तुम्हारी ट्रिक बस क्या ही कहूँ। आ जाओ आगे बात करो, आओ लिखो हेडिंग जीवाणु जनित रोग।
जीवाणु जनित रोग। बात करते हैं जीवाणु से होने वाली बीमारियों की। जीवाणु जनित रोग, ऐसी बीमारियां जो हमारे अंदर फैलाते हैं बैक्टीरिया। तो भाई पढ़ेंगे बैक्टीरियल डिजीजेस। बैक्टीरियल डिजीजेस, भाई बैक्टीरिया से होने वाली बहुत सारी बीमारियां हैं। इनको हमेशा मैं एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताती हूँ। तो भाई ट्रिक क्या है, जल्दी से बताओ। ट्रिक है प्यारे बच्चे, पंडित का टीका। पंडित के बारे में तो सभी जानते हैं भाई, पंडित जी टीका भी लगाते हैं। तो पंडित का टीका, पंडित का टीका न्यू है। यह है प्यारे बच्चे ट्रिक। तो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों को आप एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हो। ट्रिक क्या है, पंडित का टीका न्यू है। ठीक है, कैसे कैसे मैम? बड़ी आंत की लंबाई छोटी आंत से कम है तो इसे बड़ी आंत क्यों कहते हैं? सुभाष जी, पूरी रामायण खत्म हो गई और आप पूछ रहे हो कि सीता कौन थी, राम कौन था। प्यारे बच्चे, मैंने आपको जब बताया बड़ी आंत के बारे में, तो मैंने तभी बताया था कि इनको ना लंबाई के आधार पर छोटी आंत बड़ी आंत नहीं कहते, इनको हम चौड़ाई के आधार पर छोटी आंत बड़ी आंत कहते हैं। आपकी छोटी आंत है तो लंबाई में छोटी लेकिन चौड़ाई में मोटी है, तो ऐसा समझ सकते हो आप इसको कि ये है आपकी बड़ी आंत, ये है आपकी बड़ी आंत। भाई मोटी दिख रही है, चौड़ाई में ज्यादा है, चौड़ाई में ज्यादा है, और ये है आपकी छोटी आंत। ऐसा समझ लो, ये है आपकी छोटी आंत। तो छोटी आंत लंबाई में तो ज्यादा है लेकिन इसकी चौड़ाई कम है, तो इनको छोटी आंत बड़ी आंत चौड़ाई के आधार पर बोला जाता है बेटा। इनको छोटी आंत और बड़ी आंत हम चौड़ाई विद के अकॉर्डिंगली इनको छोटी आंत और बड़ी आंत कहते हैं। तो जो बड़ी आंत है इसकी लंबाई तो कम है लेकिन चौड़ाई ज्यादा है। ठीक है, और छोटी आंत की चौड़ाई कम होती है, लंबाई ज्यादा होती है। तो इनको छोटी आंत बड़ी आंत हम लोग लंबाई मोटाई के आधार पर कहते हैं। ठीक है, मोटाई के आधार पर कहते हैं। बेटा आईफोन में तो चलता ही नहीं है मैम, आईफोन में दिक्कत आ रही है, ऐप पर बार बार बंद हो रहा है। आईफोन में भैया एप्लीकेशन चल रही है तुम्हारी, मेरे फोन में तो नहीं चलती है एप्लीकेशन आईफोन के अंदर। ठीक है, समझ में आ गई ये बातें? अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक बच्चे का मुझे कमेंट दिखा था, समझ नहीं आ रहा। बेटा मैं एक बार फिर से कोशिश करती हूँ समझाने की। मैंने कहा बीमारियां दो तरीके की है, एक होती है जन्मजात या इन्हीं को कहते हैं आनुवांशिक रोग, है ना, और दूसरी होती है संक्रमित रोग। प्यारे बच्चों, आनुवांशिक रोग ऐसे रोग हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे ही जाएंगे, है ना। जैसे मम्मी पापा को होती बीमारी तो उनके बच्चों में भी आएगी। ठीक, और ये बीमारी लाइलाज होती है और ये जन्म से ही होती है हमारे अंदर। जब मम्मी पापा में है और हम मम्मी के पेट में बन रहे हैं तो ये हमारे पेट में जन्म से ही बन जाती है बीमारियां, और जन्म लेने के साथ भी हमारे अंदर ये बीमारी होंगी। ठीक है, तो ये होते हैं आनुवांशिक रोग। जबकि ये जो बीमारियां होती हैं आप लोगों की अर्जित रोग, ये जन्म के बाद होती है। भाई आए दिन तुम्हें कुछ ना कुछ बीमारी लगी रहती है, कभी उल्टी दस्त हो गए, कभी बुखार हो गया, कभी तुम्हें जुकाम हो गया, कभी खांसी हो गई, कभी चेचक निकल आई तुम्हें, कभी तुम्हें कुछ बीमारी हो गई, पीलिया हो गया, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ लगा ही रहता है। तो ये सारी बीमारियां हैं अर्जित रोगों में आने वाली। और अर्जित रोग दो तरीके के होते हैं, संक्रमित और असंक्रमित। संक्रमित रोगों के कारण कौन कौन होते हैं, क्यों होते हैं संक्रमित रोग? तो संक्रमित रोगों का केवल 4 कारण है, ये 4 कारण है, और इन चारों को बोलते हैं रोगाणु। इन चारों को कहा जाता है रोगाणु यानी पैथोजन। तो इन 4 पैथोजन के कारण ही संक्रमित रोग होते हैं। संक्रमित रोग जीवाणु के कारण होंगे। मान लीजिए मुझे टीबी हो गया, अब मैं खांस रही हूँ तो मेरे अंदर बहुत सारे जीवाणु है, वो जीवाणु जब मैं खांस रही हूँ मेरे हाथ पर गिर गए, उसी मेरे कपड़ों पर गिर गए, तो तुम भी मेरे पास बैठे हो, तुम्हारे कपड़ों पर गिर गए और सांस के साथ तुम्हारे शरीर में चले गए, तो हो गए ना तुम भी बीमार। वैसे ही विषाणु है ना। जैसे किसी को हेपेटाइटिस हो गया, उसका खून किसी को चढ़ा दिया, उसको भी हेपेटाइटिस हो जाएगा भैया। उसका झूठा खा लिया, उसको हेपेटाइटिस हो जाएगा, है ना। या प्रोटोजोआ और फंगस, ये सब बीमारियां संक्रमित हैं, एक दूसरे के साथ उठने बैठने से, खाना खाने से, या एक दूसरे को संक्रमित खून चढ़ाने से बीमारियां हो जाती। ठीक है, जैसे तुम एड्स पढ़ोगे, एड्स में तुमने पढ़ा था, ठीक है, एड्स में तुमने पढ़ा था कि ऐड देखते थे भैया टीवी पर, आवाज तो आ रही है बच्चा, टीवी पर ऐड देखते थे कि भाई एक दूसरे एड्स कभी भी किसी से गले मिलने से, साथ खाना खाने से, उठने बैठने से नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, लेकिन एड्स वाले व्यक्ति का अगर हमें खून चढ़ा दिया जाए तो
तो हमें भी एड्स हो जाए। एड्स वाले व्यक्ति के साथ अगर हमने सेक्सुअली रिलेशन बना लिए तो हमें भी एड्स हो जाए। तो वो भी फैल सकता है कुछ कारणों से हमारे अंदर, तो वो भी है संक्रमित रोग। और एड्स को करने वाला विषाणु होता है वायरस, तो वायरसों से जो बीमारी होगी वो संक्रमित होंगी। तो ये 4 कारण होते हैं संक्रमित रोगों को करने के लिए। ठीक है, अब उन्हीं को हम पढ़ रहे हैं, बैक्टीरियल डिजीज हम पढ़ रहे हैं। तो पंडित का टीका न्यू है, इस ट्रिक से जीवाणु से होने वाली बीमारी याद कर सकते हो। पैसे बनेगा प्लेग। पहली बीमारी है भाई प्लेग, तो प्लेग किसके कारण होता है बताओगे? बैक्टीरिया के कारण। दूसरी बीमारी है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया किसके कारण होता है तो बताओगे? बैक्टीरिया के कारण। पहले नाम लिख लो, फिर इनके बारे में डिटेल में बताऊंगी। डिप्थीरिया, ठीक है। तीसरा है भाई तपेदिक। तपेदिक इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं। ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस होता है टीबी, ठीक है, टीबी भी बोलते हैं इसको। तपेदिक, ट्यूबरक्लोसिस। का से बना काली खांसी। काली खांसी होती थी ना पहले बच्चों को बहुत ज्यादा, काली खांसी, इसको बोलते हैं हम लोग वूफिंग कफ। काली खांसी को बोलते हैं वूफिंग कफ, ठीक है, काली खांसी, वूफिंग कफ। और टी से बनेगा भाई टिटेनस। टिटेनस के बारे में सुना होगा तुमने, टिटेनस हो गया उसको तो ऐसे बोलते हैं, ठीक है, टिटेनस, टिटेनस। और टे से ही बनता है बारे प्यारे बच्चों टाइफाइड। टाइफाइड के बारे में तुमने सुना ही होगा, बहुत ज्यादा आता है पेपर में कि टाइफाइड कैसे होता है, तो आप बताओगे टाइफाइड होता है जीवाणु से, ठीक है, टाइफाइड। क्लियर? आगे आ जाओ। तो टी से टे से 2 बीमारी बन रही है, टिटेनस और टाइफाइड। आगे आओ, आगे बात करें तो का से बनेगा कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग हो जाता है ना कई बार, कोढ़, तुम स्किन से संबंधित बीमारी हो जाती है जिसको बोलते हैं लेप्रोसी। तुमने कई बार सुना होगा कि भैया उसको तो बेचारे को कोढ़ की बीमारी हो गई। कोढ़ मतलब हाथ पैर गल जाते हैं, उंगलियां गल जाती हैं, फोड़े फुंसी शरीर पर हो जाते हैं ये। आगे है न्यूमोनिया। अभी तुमने सुना होगा न्यूमोनिया के बारे में, छोटे बच्चों में सर्दियों में बहुत ज्यादा होता है न्यूमोनिया, है ना। तो ये भी क्या है? एक बीमारी है जो कि बैक्टीरिया से होती है, न्यूमोनिया। ठीक, अब आ जाओ, लास्ट है भाई, जो अब गर्मियां चल रही है तो गर्मियों में जो हेजा हो रहा है, हेजा मक्खी मच्छर से होता है, और मक्खी मच्छर के पास होते हैं बैक्टीरिया, तो हेजा, जिसको बोलते हैं कोलेरा। तो इतनी बीमारियां हैं मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपको पेपर में बैक्टीरिया से होने वाली पूछी जाती है। ठीक है अमित जी, प्यारे बच्चे, आपका रिप्लाई मुझे आपका डाउट मुझे दिखेगा तो मैं बिल्कुल आपके डाउट का रिप्लाई करूंगी। ठीक है, हाँ, कुष्ठ रोग ऐसे मैम, हाँ प्यारे बच्चे, कुष्ठ रोग ही होता है कोढ़, ठीक है, कुकर खांसी, कुत्ता खांसी, सब यही है। मैम जीवाणु और विषाणु में क्या अंतर है? प्यारे बच्चे, जीवाणु और विषाणु दोनों ही आप लोगों के सूक्ष्म जीव हैं, ठीक है। जीवाणु थोड़े से बड़े होते हैं और विषाणु बहुत छोटे होते हैं। विषाणु जो है हमेशा हानिकारक होते हैं हमारे लिए, हमेशा बीमारी फैलाएंगे, जबकि जीवाणु 2 तरीके के होते हैं, बीमारी फैलाने वाले और अच्छे बैक्टीरिया। मैंने अब जितने भी आपको पढ़ाऊंगी वो सब बीमारी करने वाले हैं, लेकिन अभी अभी एक अच्छा बैक्टीरिया भी मैंने आपको पढ़ाया था। मैंने अभी भी बताया था ना, हमारी आंत में एक अच्छा बैक्टीरिया होता है, इकोलाई। तो बैक्टीरिया दोनों तरीके के हो सकते हैं हमारे लिए, अच्छे भी और बुरे भी। अच्छा बैक्टीरिया दही में भी होता है, जब आप दही खाते हो तो दही में होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, या दूध से दही जमाने में भी यही बैक्टीरिया काम करता है। ये बैक्टीरिया आपके शरीर के अंदर जाकर आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, आपके शरीर के अंदर जाकर आपको रोगों से लड़ने की शक्ति देता है। तो ये भी एक अच्छा बैक्टीरिया है, तो आप दही खाया करो प्यारे बच्चे, ठीक है। तो दही में भी अच्छा बैक्टीरिया होता है। हम सिरका खाते हैं, सिरके में भी बैक्टीरिया है, वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। हम बहुत सारी ऐसी चीजें खाते हैं जिनमें बहुत अच्छे अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, ठीक। तो ये हमारे शरीर में जाकर हमारी पाचन शक्ति को दुरुस्त करते हैं, ठीक है। और जबकि वायरस हमेशा बीमारी ही फैलाएंगे, वायरस कभी हमारे लिए लाभदायक नहीं हो। जीवाणु जो है वो पूर्ण रूप से सजीव है बेटा, जीवाणु सजीवों की कैटेगरी में आते हैं, जबकि विषाणु के बारे में तो आज तक भैया यही ना पता कि ये सजीव है या निर्जीव है क्या ये? विषाणु के बारे में तो आज तक ये ही नहीं पता कि ये सजीव है या निर्जीव। तो इतने सारे अंतर हैं बेटा सजीव और निर्जीव के अंदर, ठीक है। क्लियर? समझ में आ गई ये बात? प्रोटीन कैसे पचता है
बेटा मैंने बताया था ना कि हमारे शरीर में पेप्सिन और ट्रिप्सिन, इरप्सिन, ये एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन को पचाते हैं। ठीक है, क्लियर? चलो, हमारी जो त्वचा होती है ना, इसमें एक पदार्थ निकलता है, सीबम। ये सीबम चिपचिपा पदार्थ होता है, और ये सीबम जब हमारी स्किन से निकलता है तो बैक्टीरिया इस सीबम को खाते हैं। हमारी त्वचा पर जो बैक्टीरिया होते हैं, ये बैक्टीरिया जब खाएंगे तो वहां से जो हमारी स्किन है वो रेड हो जाती है और फूल जाती है। इसी से पिंपल, इसी को पिंपल कहते हैं, इसी से पिंपल आते हैं। तो सीबम प्रोडक्शन हमारी त्वचा के अंदर ज्यादा होगा तो बैक्टीरिया उसको खाएंगे, और बैक्टीरिया खाएंगे तो त्वचा वहां से फूल जाती है, तो उसी को पिंपल कहते हैं प्यारे बच्चे। इसीलिए अपने फेस को हमें फेस वॉश वगैरह से क्लीन करते रहना चाहिए। ठीक, समझ में आ गई बात? हेल्प 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 हेल्प। तो आ जाओ, अब आगे बात कर रहे हो, बहुत बातें करवाते हो तुम मुझसे। बातें होती तो टॉपिक के बारे में, डाउट्स के बारे में आप लोगों के, लेकिन कुछ बच्चे समझते हैं कि मैम आप क्लास में बात ज्यादा करती हूँ, जबकि मैं बात अलग नहीं कर रही हूँ, मैं आपको समझाने के लिए सारी चीजें कर रही हूँ। आओ आगे बात करते हैं। तो भाई सबसे पहले जो बीमारी है उसके बारे में पढ़ेंगे, प्लेग के बारे में। सबसे पहले लिख लीजिएगा प्लेग। कभी भी आपको एग्जाम में पूछता है कि जो प्लेग होता है ये किसके कारण होती है, तो आपको अभी भी मैंने लिखवाया था बैक्टीरिया के कारण। सबसे पहले एक बात सुनो, हम लोग प्लेग को ना ब्लैक डेथ भी कहते हैं, ब्लैक डेथ। इसको हम काली मृत्यु के नाम से भी जानते हैं, काली मृत्यु। कभी भी आपको पूछे कि काली मृत्यु कौन सी बीमारी को कहते हैं, आप कहेंगे प्लेग को कहते हैं। प्लेग किसके कारण होता है, तो आप बताएंगे जीवाणु के कारण होता है। प्लेग को करने वाला कौन है, तो आप बताएंगे बैक्टीरिया है। प्लेग कभी भी वायरस से नहीं होता, प्लेग होता है जीवाणु से। उस जीवाणु का नाम क्या है मैडम, तो आप लोग बताएंगे यर्सीनिया पिस्टिस। ठीक है, यर्सीनिया पिस्टिस। ठीक, तो बैक्टीरिया का नाम क्या है भाई, यर्सीनिया पिस्टिस। तो प्लेग को करने वाले बैक्टीरिया का नाम है यर्सीनिया पिस्टिस। अब यहां से जो सबसे ज्यादा प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि प्लेग को करने वाला जो बैक्टीरिया है, कौन सा बैक्टीरिया है, यर्सीनिया पिस्टिस, ये कहाँ रहता है, या ये हमारे शरीर में कैसे पहुंचता है। यानी कि प्लेग रोग का कारक क्या है, प्लेग रोग को फैलाने वाला कारक क्या है। प्लेग रोग फैलता तो वैसे बैक्टीरिया से है, लेकिन इस बैक्टीरिया को हमारे शरीर में कौन लेकर जाता है, ये बैक्टीरिया होता कहाँ है, तो प्यारे बच्चों ये बैक्टीरिया होता है चूहों के अंदर। तो प्लेग रोग को करने के काम, जो प्लेग रोग को हमारे शरीर में पहुंचाने का जो काम करते हैं वो करते हैं चूहे। तो ये जो यर्सीनिया पिस्टिस बैक्टीरिया है ये चूहों में होता है, और चूहों के द्वारा खाया गया खाना, या चूहे जब हमारी बॉडी पर कूदते हैं, उछलते हैं, और कोई भी हमारे शरीर पर घाव है, तो चूहों से इन्फेक्शन हमारी बॉडी में हो सकता है, और उससे हो सकता है हमें प्लेग। तो आपको पेपर में आएगा कि प्लेग रोग को फैलाने वाले वेक्टर का नाम बताएं, तो आप बताकर आना चूहे। समझ में आ गई बात? इतना आपको प्लेग से पढ़कर जाना है, कुछ और यहां से नहीं आएगा। आ जाओ अगली बीमारी की बात करते हैं। दूसरी बीमारी थी डिफ्थीरिया। दूसरी बीमारी थी भाई डिफ्थीरिया। ठीक है, डिफ्थीरिया दूसरी बीमारी जो बैक्टीरिया से होती थी, डिफ्थीरिया। डिफ्थीरिया को हम लोग प्यारे बच्चों रोहिणी के नाम से भी जानते हैं, रोहिणी। कई बार पेपर में इसको रोहिणी के नाम से आ जाता है हिंदी में। तो रोहिणी वैसे दिल्ली में भी है, दिल्ली में एक जगह है रोहिणी, वैसे ही याद रखना कि डिफ्थीरिया रोग को हम रोहिणी कहते हैं। डिप्थीरिया रोग जो है ये भी किसके कारण होता है प्यारे बच्चे, जीवाणु के कारण। ये बीमारी भी किसके कारण होती है हमारे शरीर में, तो बताना बैक्टीरिया के कारण होती है। अच्छा, कौन सा बैक्टीरिया है जो डिप्थीरिया करता है, तो आप लोग बताना कोरिने बैक्टीरियम। डिप्थीरिया का नाम क्या है, कोरिने बैक्टीरियम, कोरिने बैक्टीरियम डिप्थेरी। ये है भाई बैक्टीरिया का नाम, कोरिने बैक्टीरियम डिप्थेरी। ठीक है, ये बैक्टीरिया हमारे अंदर करता है डिप्थीरिया रोग। कोरिने बैक्टीरियम, कोरिने बैक्टीरियम डिप्थेरी, ये बैक्टीरिया है कोरिने बैक्टीरियम डिप्थेरी। ठीक है, ये करता है हमारे अंदर डिप्थीरिया रोग। तो पेपर में पूछा जाएगा कि डिप्थीरिया कैसे फैलता है, या डिप्थीरिया एक कैसी बीमारी है, जीवाणु जनित है, विषाणु जनित है, प्रोटोजोआ से होती है, आनुवांशिक है, तो आप बताएंगे डिप्थीरिया है जीवाणु जनित रोग। कौन से जीवाणु से होता है डिप्थीरिया,
आप बताएंगे कोरिने बैक्टीरियम। कैसे याद करोगे? ऐसे याद करना कि एक बच्चा था भाई, उसका नाम था कोरी। कोरी नाम के बच्चे को बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया, और भैया कौन सी बीमारी हो गई उसको? डिप्थीरिया बीमारी हो गई। कोरिने बैक्टीरियम डिप्थेरी। तो ऑप्शन देखते ही पहचान लोगे कि डिप्थीरिया कौन से बच्चे को हुआ था? कोरी नाम के बच्चे को हुआ था डिप्थीरिया। तो जब भी पूछेगा कि कौन सा बैक्टीरिया है जो डिप्थीरिया फैलाता है, तो आप लोग कोरी नाम देखते ही ऑप्शन में समझ जाओगे कि यही है कोरिने बैक्टीरियम डिप्थेरी। ठीक है। वैसे आपको पेपर में कभी भी बैक्टीरिया का नाम नहीं पूछा गया, आपको सिर्फ बीमारी का नाम पूछा जाता है कि ये बीमारी किससे होती है। तो डिप्थीरिया बीमारी किससे होती है? आप बता दोगे कोरिने बैक्टीरियम डिप्थेरी से होती है। ठीक है, समझ में आ गई बातें? बताओ जल्दी। ठीक। इसमें मैम होता क्या है? तो इसमें बच्चों को सांस लेने में दिक्कत, इसके लक्षण क्या है? सांस लेने में परेशानी, ठीक है, सांस लेने में परेशानी और तेज बुखार, ये होता था। सांस लेने में परेशानी और तेज बुखार, ये है इसके सिम्टम। ठीक है, तेज बुखार, सांस लेने में परेशानी, डिफिकल्ट ब्रीथिंग, डिफिकल्ट ब्रीथिंग, ठीक है, डिफिकल्ट ब्रीथिंग और हाई फीवर, हाई फीवर, तेज बुखार आता था बच्चों को। ठीक है, हाई फीवर। तो ये इस बीमारी के सिम्टम थे प्यारे बच्चे। ठीक है। अब इस बीमारी से बचाव के लिए मैम कोई टीका लगाया गया क्या? प्लेग से बचाव के लिए तो कोई टीका था ही नहीं, इसीलिए बताया ही नहीं मैंने। लेकिन डिप्थीरिया से बचाव के लिए आपको टीका पूछा जाता है कि ये कौन सी बीमारी है जिससे बचाव के लिए हमें टीका भी लगाया जा सकता है। तो डिप्थीरिया जो है, इससे बचाव के लिए आपको टीका लगाया जाता है। अगर किसी को डिप्थीरिया है तो उनको जन्म में मतलब बचपन में टीका लगाया गया होगा। तो रोहिणी से बचाव के लिए जो हम टीका लगाते हैं बेटा, जो वैक्सीनेशन दी जाती है, वो कौन सी है? तो डिप्थीरिया से बचाव के लिए जो वैक्सीनेशन दी जाती है वो है प्यारे बच्चे डीपीटी, डीपीटी। तो याद रखना, डीपीटी का टीका लगाया जाता है डिप्थीरिया से बचाव के लिए। ठीक है, चलो डीपीटी के बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी ये मैं आपको और लगाऊंगी, अभी ये और बीमारियों में और लगाया जाएगा आपको। तब तक जल्दी से तीसरी बीमारी कर लेते हैं जिसका नाम है काली खांसी। टीबी कल पढ़ाऊंगी बेटा, टीबी क्योंकि थोड़ा बड़ा है, वहां से डिटेल में प्रश्न आ सकता है। काली खांसी से नहीं आते डिटेल में, तो थोड़ा सा आज वूफिंग कफ को पढ़ लो। वूफिंग कफ, क्योंकि टीबी जैसे पढ़ाऊंगी टाइम हो जाएगा, तो वूफिंग कफ कर लेते हैं तब तक। ठीक है, वूफिंग कफ ये किससे होती है बीमारी? तो ये भी जीवाणु से होती है। काली खांसी भी किसके कारण होता है? हमारे अंदर बैक्टीरिया करता है इसको भी। तो पूछ ले कि इनमें से कौन सी बीमारी जीवाणु से होती है। ऑप्शन में काली खांसी दे रखा हो तो बता कर आना कि भाई काली खांसी बिल्कुल जीवाणु से होती है। जीवाणु का नाम क्या है? तो जीवाणु का नाम है बॉर्डेटेला। ठीक है, बॉर्डेटेला, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस। ठीक है, पर्ट्यूसिस। तो ये जो काली खांसी है ना, इसका एक और नाम है बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस। तो इसको ना हम पर्ट्यूसिस के नाम से भी जानते हैं। काली खांसी को हम लोग पर्ट्यूसिस के नाम से भी जानते हैं भाई, पर्ट्यूसिस। तो कभी भी आपको पूछे कि काली खांसी का और क्या नाम है, तो काली खांसी को हम पर्ट्यूसिस भी बोलते हैं। पर्ट्यूसिस क्यों बोलते हैं मैडम इसको पर्ट्यूसिस? क्योंकि प्यारे बच्चे इसके बैक्टीरिया का ही नाम होता है पर्ट्यूसिस। आ रहा है ना इसके नाम के पीछे, देखो बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस। तो पर्ट्यूसिस जो होता है ये बैक्टीरिया का नाम है, इसीलिए काली खांसी को फैलाने का काम ये बैक्टीरिया कर रहा है, इसीलिए इस काली खांसी को हम पर्ट्यूसिस भी बोलते हैं। और काली खांसी से क्या था मैडम, इसके सिम्टम क्या थे? तो खांसी थी भैया, खांसते थे बच्चे, बुखार आता था, मृत्यु हो जाती थी बच्चों की। तो मैम इससे बचाव के लिए भी कोई टीका लगाया गया क्या? काली खांसी, कुकर खांसी, कुत्ता खांसी, सुनी है ना तुमने सारी खांसी, वो सब यही है। काली खांसी, कुकर खांसी, कुत्ता खांसी, सब यही है। ठीक है। अब मैडम जी ये काली खांसी जो है, इससे बचाव के लिए कौन सी वैक्सीनेशन दी जाती है? इससे बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो काली खांसी से बचाव के लिए लगाया जाता है यही वाला टीका, डीपीटी का टीका। ठीक है,
तो कल हम अगली क्लास में डीपीटी के बारे में भी बात करेंगे और जितनी ये बीमारियां मैंने आपको लिखवाई हैं इन सब के बारे में पढ़ेंगे, जो भी प्रश्न आपको एग्जाम में आता है। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? ठीक है भाई, क्लियर प्यारे बच्चे? बॉर्डेटेला, ठीक है, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस, ये आपको पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। काली खांसी जो है इसको पूछा जाएगा, ठीक है। ये एल है बेटा, इसको कर लो सही। इतनी छोटी छोटी सी गलतियां तो आप भी कर सकते हो, आप भी सही कर सकते हो। मतलब तो ए कर लो, इसको एल कर लो, इसको यहाँ पे ऊपर वो लग गया था, टी बन गया था, ये बॉर्डेटेला पर्ट्यूस। समझ में आ गई बात? ठीक, चलो तो अब हम अगली क्लास में मिलेंगे आपके साथ, इन बीमारियों को पढ़ेंगे एक एक करके, और जितनी भी बीमारियां वायरस से, प्रोटोजोआ से, फंगस से, उन सबको इसी तरीके से खत्म करेंगे। ठीक भाई, चलो तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राम राम सभी प्यारे बच्चों को।